हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एजोर क्लाउड की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं किसी नई चीज पे, किसी इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है दोस्तों, एजोर क्लाउड में अभी हम लोग जिस सर्विस को पढ़ रहे हैं उस सर्विस का नाम क्या है। उस सर्विस का नाम है दोस्तों वीनेट। ठीक है, फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिस पे हमने बात करी और कुछ बचे हुए हैं जिस पे अभी हमें बात करनी है। ठीक है, जैसे हमने बात करा वीनेट क्या है, किस लिए यूज करते हैं, क्या यूज केस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल बेस्ड डिस्कशन करी, उसमें प्रैक्टिकल किया हमने। ठीक है, फिर सबनेट वाले टॉपिक आया, उसमें हमने प्रैक्टिकल किया, उसमें हमने बात करी वो क्या है, किस उसका क्या यूज केस है, किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमने बात करा था बैशन होस्ट पे, उस पर हमने प्रैक्टिकल किया, एकदम इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रैक्टिकल किया। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो बैशन। ठीक है, उस पर हमने बात करी। फिर हमने बात करी वीनेट पियरिंग पे, पियरिंग क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, उसमें भी एक इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रैक्टिकल किया। ठीक है, वैसे ही वीनेट टॉपिक के अंदर दो और टॉपिक्स कह लो या फिर वीनेट सर्विस के अंदर दो और टॉपिक कह लो या दो और ऑप्शन कह लो बचे हुए हैं, उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, उसमें से एक जो ऑप्शन वीनेट के अंदर है, एक जो टॉपिक वीनेट के अंदर है, उसका नाम है डीडॉस प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या नाम है? डीडॉस प्रोटेक्शन। आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये डीडॉस प्रोटेक्शन है क्या, ठीक है, इसका क्या यूज केस है, क्यों इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इन सब पे बात करते हैं। ठीक है, देखो, डीडॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीडॉस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिनायल, ठीक है, ऑफ सर्विस। ये फुल फॉर्म आपका डीडॉस का। ठीक है, अब ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हमें हिंदी में समझना है। मैं आपको समझाता हूँ अपने देसी भाषा में, अपने लेमन लैंग्वेज में कि ये डीडॉस है क्या। ठीक है, क्यों इसे इम्प्लीमेंट करें। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का नाम क्या है? एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस कंपनी का ना एक क्लाइंट है। क्लाइंट का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये बैंक आपका क्लाइंट है। आपकी जो कंपनी है इस क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन बना रही है। क्या बना रही है? एप्लीकेशन बना रही है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपकी कंपनी में मल्टीपल टीम काम कर रही है। ठीक है, उसमें से एक टीम होती है डेवलपमेंट टीम। ठीक है, तो डेवलपमेंट टीम ने पहले अपना काम कर दिया होगा। उसने क्या किया होगा? डेवलपमेंट टीम ने जो आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन के लिए जो कोडिंग करनी है, जो प्रोग्राम लिखना है, उन्होंने लिख दिया होगा। और लिखने के बाद क्या किया होगा? कोई भी एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, बिट बकेट हो गया, गिटहब हो गया, या फिर कोई क्लाउड का रेपो टूल हो, रेपो सर्विस होगी, वहां पे क्या करेंगे? कोड को रख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि एक गिटहब पे डेवलपर ने अपना क्या किया, अपना अकाउंट वगैरह बनाया और वहां पे एक ब्रांच वगैरह बनाई। ठीक है, एक अपना रेपो वगैरह बनाया और वहाँ पे कोड पुश कर दिया। ठीक है, डेवलपमेंट ने क्या किया? कोडिंग करी आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद क्या किया? कोड को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल पे रख दिया, गिटहब पे रख दिया, यहाँ पे कोड रख दिया। ठीक है, अब डेवलपमेंट के यहाँ पे कोड रखने के बाद उसका काम खत्म। फिर काम कैसा शुरू होता है? फिर काम शुरू होता है कि भाई इस कोड को जो यहाँ पे डेवलपर ने बना के रखा है, उसे हमें रन करना है, उसे हमें चलाना है, उसे हमें डिप्लॉय करना है। तो वो कहाँ करेंगे? तो उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो आज के टाइम पे जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले लोग डिप्लॉयमेंट करते थे ऑन प्रेमिसेस में। अब कहाँ करते हैं? क्लाउड में करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो कंपनी है आपकी एक्स वाई टेक्नोलॉजीज ने क्या किया? इसने एजोर क्लाउड चूज किया। तो ये आपका एजोर क्लाउड का अकाउंट है। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर आपकी कंपनी गई होगी, एक बनाई होगी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और उस सब्सक्रिप्शन के अंदर फिर आपकी क्लाउड टीम या डेवऑप्स टीम काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो आईसीआईसीआई के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उसके कोड को डिप्लॉय करने के लिए, तो पहले आपकी जो क्लाउड टीम या डेवऑप्स टीम होगी वो बनाएगी पहले एक रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर फिर अपने रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अपने रिसोर्स को आइसोलेट करने के लिए वो क्या करेंगे? वो पहले अपना एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और नेटवर्क इन्वायरमेंट एजूर क्लाउड में क्रिएट करने के लिए हम जिस सर्विस को यूज करते हैं उसे बोलते हैं वीनेट। तो मान लो ये आपका वीनेट आपने बना दिया। ठीक है, और इस वीनेट के अंदर फिर आप अपनी चीज़ों, अपने रिसोर्स को बनाना स्टार्ट करोगे, अपनी वीएम बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे, स्टोरेज बनाओगे,
लोड बैलेंसर सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब सारी चीजें किसके अंदर हैं? इस नेटवर्क के अंदर है। अब सारी चीजें इस नेटवर्क के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेन पॉइंट है वो तो ये नेटवर्क ही है। अगर नेटवर्क के अंदर कोई आ गया तो हमारी चीज़ों पे भी आ जाएगा, इन चीज़ों पे भी कोई भी चला जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको एक बात पहले कही थी कि सिक्योरिटी एक बहुत ही मेजर कंसर्न होता है क्लाउड इंजीनियर्स के लिए या फिर डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए, कि आप अपने जो आपने इन्वायरमेंट बनाया है क्लाउड के ऊपर, या फिर जो भी चीज़ आपने इंप्लीमेंट करी उसको सिक्योर करो। ठीक है, तो क्लाउड में आपने क्या किया है? रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा क्रिएट करना, आपने इंफ्रा बनाया है। ठीक है, तो इंफ्रा की सिक्योरिटी कहाँ पे मेन पॉइंट है उसकी सिक्योरिटी का? नेटवर्क। तो जितना आप नेटवर्क को सिक्योर करेंगे उतना आपका रिसोर्स सिक्योर होगा, उतने आपकी ये वीएम सिक्योर होगी, डेटाबेस सिक्योर होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए आपको वीनेट सर्विस के अंदर एक टॉपिक मिलता है डीडोस प्रोटेक्शन। और डीडोस प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं डीडोस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए, अपने नेटवर्क में बनी चीजों को या नेटवर्क को डीडोस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डीडोस प्रोटेक्शन यूज करते हैं। अब डीडोस अटैक क्या होता है पहले ये समझो, फिर आप समझ पाओ। ठीक है, चलो समझाता हूँ डीडोस अटैक क्या होता है। देखो, मान लो ये आपका एक नेटवर्क है, आपने एजूर के अंदर बनाया है, और इस नेटवर्क में आपने एक एक वीएम बनाई हुई है। ठीक है, और इस वीएम पे आपने आईसीआईसीआई बैंक की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। ये आपकी वीएम है, इसमें आपकी आईसीआईसीआई बैंक की एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, और ये आपका वीनेट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? एजूर क्लाउड के अंदर, है ना, ये पूरा एजूर क्लाउड है। अब इस एप्लीकेशन का एक्सेस करने के लोग कहाँ से आते हैं? इंटरनेट से आते हैं। तो ये मान लो पूरा इंटरनेट है, और इस इंटरनेट पे मान लो एक बंदा बैठा हुआ है, ये उसको आईसीआईसीआई बैंक की साइट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो क्या करेगा? यहाँ से बैठ के हिट करेगा ICICIbank.com, रिक्वेस्ट यहाँ चली गई, यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, लेकिन अभी ये एक अकेला बंदा था, तो रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच गई। हमें हमें चल गया पता, हम मान लो हमने बेसिक सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई होगी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह, कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके लेवल पे चला गया। लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है? 2:17 हो रहे हैं रात के। ठीक है, 2:17, और मान लो 2:17 और 5 सेकंड हो रहे होंगे। ठीक है, अब इस टाइम पे इस मशीन पे एक नहीं, मान लो 30,000 रिक्वेस्ट लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब पहले यहाँ पे क्या था? इस मशीन पे एक सिंगल रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर सेम टाइम पे एक सिंगल टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ जाए, नेटवर्क नेटवर्क की तरफ जाए, तो हो सकता है कि उन 30,000 रिक्वेस्ट में कई रिक्वेस्ट अनऑथराइज हों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपको किसी बिल्डिंग के अंदर जाना है, ठीक है, और आपके पास कुछ इलीगल चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप अकेले जाओगे तो गार्ड होगा या फिर कोई मशीन लगी होगी या कुछ भी होगा जिससे आप पकड़ जाओगे कि भाई आपके पास कुछ था। लेकिन अगर 20-30 हजार लोग एक सिंगल टाइम पे धक्का मुक्की करते हुए अंदर जा रहे हैं, तो क्या होगा? आप बीच में चले जाओ, घुस जाओ और अंदर चले जाओगे आप, कोई पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है ना। उसी तरीके से अगर एक सिंगल सेम टाइम पे आपके एक जो आपने एक नेटवर्क है उसके अंदर एक मशीन बनी हुई है, इसमें आपने एप्लीकेशन चला रखी है, और वहां पे एक सेम टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जा रही है, 30,000 रिक्वेस्ट जा रही है, तो उससे क्या होगा? क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा है, हो सकता है ये मशीन रिस्पॉन्ड करना स्लो कर दे, हो सकता है ये मशीन रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे। ठीक है, ये तो पहली दूसरी चीज़ है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है? हो सकता है कि आपकी इस 30,000 रिक्वेस्ट में कुछ रिक्वेस्ट अनऑथराइज हों, कोई हैकर्स के कोई वायरस वाली फाइलें हों, वो सब चीज़ें हों, वो भी मशीन के अंदर चली जाएंगी। तो ये सब क्या है? ये प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह के अटैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं अटैक, ये अटैक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई 30,000 रिक्वेस्ट में कुछ रिक्वेस्ट अनऑथराइज हैं, वो क्या है? मतलब जो हैकर है वो अटैक कर रहा है ना, कुछ भी बीच में डाल के वो भेज दिया सर्वर की तरफ, तो सर्वर के अंदर आ गई, सर्वर को हार्म कर दी। तो ये क्या है? ये एक तरह का अटैक है। ठीक है, तो इस तरह की अटैक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डीडोस प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने मान लो डीडोस प्रोटेक्शन लगा दिया, ये मैंने लगा दिया मान लो डीडोस प्रोटेक्शन, तो अब क्या होगा? अब जो भी रिक्वेस्ट मेरे नेटवर्क की तरफ आएगी, पहले डीडोस उसे चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो मतलब ऑथराइज रिक्वेस्ट है कि नहीं, वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं। अगर वैलिड रिक्वेस्ट है तो उसको अंदर जाने देगी, जो नहीं होगी उसको यहीं पे रोक देगी, और या फिर यहीं से वापस कर देगी। अब ये डीडोस वर्क कैसे करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि आप एजोर क्लाउड में
वीनेट सर्विस के अंदर आके आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपको सिर्फ यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ता है। बाकी ये कैसे प्रिवेंट करता है, क्या करता है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके एजोर टीम मैनेज करती है। क्योंकि ये क्लाउड में जो आप मतलब ये जो सर्विस इंप्लीमेंट कर रहे हो, इनेबल कर रहे हो, ये एक पैस सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। ठीक है, आपने इसको इनेबल कर दिया, बस आपका काम इनेबल करना ही है। बाकी बैकएंड में जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वीडियोस की, सब कुछ वो कौन करता है? वो एजोर की टीम करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये किस लिए इंप्लीमेंट करते हैं। डीडोस प्रोटेक्शन हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर एक सिंगल सेम टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, अगर आपके नेटवर्क की तरफ बढ़ रही है या नेटवर्क की मनी किसी रिसोर्स की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, हो सकता है मशीन रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, मशीन स्लो हो जाए, ठीक है, या फिर मशीन क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उन जो 30,000 रिक्वेस्ट है, या मैं 30,000 नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30,000 का रिक्वेस्ट कितने भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं एक सिंगल टाइम। हो सकता है उस टाइप पे उस उन रिक्वेस्ट में किसी बीच में कोई किसी ने अपना एक कोई किसी हैकर ने अपना वायरस डाला हो, कुछ डाला हो, वो भी मशीन के अंदर चला गया है ना। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डीडोस प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने आपको आसान हिंदी भाषा में समझाया है। ठीक है, आपको एक इमेज दिखाता हूँ डीडोस प्रोटेक्शन का, तो आप समझ पाओगे। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये आपका हैकर, ये एक हैकर है, ठीक है, अटैकर्स। ठीक है, इसने क्या किया? इसने कोई भी एक वायरस वगैरह बनाया, ठीक है, और ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है इस मशीन की तरफ। ये आपकी मेन मशीन है, यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, अब ये देखो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब इस हैकर ने क्या किया? हर रिक्वेस्ट में अपना एक वायरस डाल दिया, अपना एक मान लो कोई अटैकिंग फाइल डाल दी। ठीक है, अब सारी रिक्वेस्ट मशीन की तरफ जा रही है। अगर ये सारी मशीन में कोई वायरस है, कोई हैकिंग की फाइल वगैरह है, और सारी जो फाइलें हैं, सारी जो रिक्वेस्ट है, अगर वीएम पर चलेगी तो क्या होगा? वीएम के अंदर जो भी चीज, मतलब आईसीआईसीआई बैंक क्या है? एक बैंकिंग वेबसाइट है ना, बैंकिंग एप्लीकेशन है। अगर कोई भी अगर खाता वगैरह चलेगा तो क्या होगा? मतलब लाखों लोग अपना अकाउंट खुलवा के बैठे हैं बैंक में, लोग लाखों की ट्रांजेक्शन होगी, करोड़ों की ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर, तो सब मतलब बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें लोगों कस्टमर्स के हैं आईसीआईसीआई के, वो सब पब्लिक हो जाएंगे, या फिर लीक हो जाएंगे, या फिर हैकर कुछ चोरी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ बीच में, ये दिख रहा है मेरी जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर यहाँ बीच में मैंने लगा दिया डीडोस प्रोटेक्शन, तो क्या होगा? जो ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, इन सब रिक्वेस्ट को डीडोस चेक करता है, रोकता है कि भाई रुको। अगर आप ऑथराइज हो, वैलिड हो, वो उस रिक्वेस्ट के अंदर तक जाएगा, वो चेक करेगा भाई कहीं पे कुछ है तो नहीं, वायरस वगैरह। अगर वैलिड रिक्वेस्ट लगा उसको, तो फिर टारगेट की तरफ ध्यान देगा, वरना यहीं पे रोक देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डीडोस प्रोटेक्शन, ये हैकर वगैरह के रिक्वेस्ट से। मोस्टली साइबर सिक्योरिटी वाले जो बंदे होते हैं वो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो इसे ज़्यादा सीरियस लेके काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वही लोग करते हैं। बट एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि डीडोस प्रोटेक्शन किस लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है वीनेट के अंदर, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो इस अटैक से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डीडोस प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर बहुत सारी मल्टीपल ऑफ रिक्वेस्ट है, हो सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट में हैकर ने कुछ डाला हो, कोई हैकर हो जिसकी कुछ फाइलें हो किसी कई रिक्वेस्टों में। अब सारी रिक्वेस्ट मशीन की तरफ आ रही है, अगर वो अंदर चली गई तो क्या होगा? मशीन क्रैश कर जाएगी, मशीन में डेटा चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? डीडोस प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे थ्योरी पार्ट से, करते हैं प्रैक्टिकल तो आपको और समझ में आएगा। अब देखो, एजोर क्लाउड में आपको किस तरह का डीडोस इंप्लीमेंट करना है। कुछ नहीं करना, वीनेट के अंदर चले जाना। जिस वीनेट में आपकी चीज़ें बनी हुई, जिस वीनेट में आपको इंप्लीमेंट करना है, जिस नेटवर्क में आपको इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर चले जाना। ये मान लो मेरे वीनेट के अंदर चला गया मैं। देखो, ये यहाँ पे है आपको डीडोस प्रोटेक्शन का ऑप्शन, आपको यहाँ पे जाना है और इनेबल पे क्लिक कर देना है बस। उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्लान भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री टियर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं प्लान क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है, और एक चीज याद कर लो, एजोर की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विस है डीडोस प्रोटेक्शन। 2 लाख रुपए मंथली बिल है इसका। अगर आपने इसे इनेबल कर दिया तो क्या होगा पता है? इसका बिल बनेगा 2 लाख। आपने यहाँ पे नाम दे दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और क्रिएट कर दिया, तो आपने एक प्लान क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपको जो सब्सक्रिप्शन होगा ना, जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, उस सब्सक्रिप्शन में आपका ये प्लान वही ऐड हो गया डिडोस का। अब मंथली में जब नेक्स्ट मंथ आपकी बिल आएगी ना, तो उसमें बिल पता कितना होगा? 2,30,000, 2,40,000। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव सर्विस। तो अगर आपकी जो
कंपनी है, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका जो क्लाइंट है वो बहुत सिक्योर क्लाइंट हो सकता है, कोई बैंकिंग सेक्टर क्लाइंट है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिडॉस प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करना होता है, लोग कहते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप ये सब इनेबल मत करो। सिक्योरिटी और भी अलग चीजों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डिडॉस प्रोटेक्शन आपको इनेबल करना पड़ सकता है अगर आप बैंकिंग या किसी गवर्नमेंट या किसी सिक्योर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, उस केस में। और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैंने बताया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आना और इनेबल पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना, नाम देना, और बस आपका एक प्लान बन जाएगा। और प्लान बन के क्या होगा कि आपने भाई एक प्लान क्रिएट कर लिया है, अब वो प्लान आपके सब्सक्रिप्शन से ऐड हो गया। अब आपके सब्सक्रिप्शन में जो भी बिल बनता है मंथली, वो अगली बार जो बिल आएगा वो डिडोस से होके आएगा कि भाई इतना बिल बन रहा है। ये तो देखो दिखाता, आपको दिखाएगा बिलिंग वगैरह कितना पड़ता है मंथली। जो प्राइसिंग पे क्लिक करना, हम्म, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मैंने देखा था बिलिंग, क्योंकि मैंने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया था। लास्ट जब मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता था, वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया था, और हमारा बिल आता था 2,20,000 के आसपास हर महीने, सिर्फ डीडॉस का। तो दिखाता हूँ मैं, एजोर डीडॉस प्रोटेक्शन प्राइस, ये देखो 2,944 पर मंथ ना, यूएसडी टू आईएनआर। ये देखो 2,47,000 का प्राइस है पर मंथ, ठीक है, डीडोस का प्राइस है। तो ये हम लोग बहुत रेयर केस में इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत रेयर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जब बहुत अच्छी सिक्योरिटी चाहिए होगी क्लाइंट को तब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, वरना हम इंप्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। तो उम्मीद, आपको कुछ नहीं करना, इनेबल पे क्लिक करके सेव कर देना, बस आपका वीडियो इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपके नेटवर्क के बाहर लग जाएगा या आपका नेटवर्क यहाँ पे लग जाएगा। और जो अगर कभी ऐसा कुछ केस हुआ कि एक सिंगल टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रही है, आपके सर्वर को हार्म करना चाह रही है, तो डीडोस उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। वो पहले रीड करेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट ऑथराइज है, किसको जाने देना किसको नहीं जाने देना, बाकी को ब्लॉक करके जो रिक्वेस्ट है उसे टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? आपका डीडोस प्रोटेक्शन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको डीडोस का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे पिंग करो, या फिर मैं सारे चीज़ों की एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे क्वेश्चन करो, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड हर चीज़ का मिलेगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं इसके अगले टॉपिक पे। वीनेट के आगे एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है फायरवॉल का, वो हमें कवर करना है, फिर हम जोर में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले फायरवॉल वाले टॉपिक पे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय। रात के 2:30 बज रहे हैं, तो गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।